का संरक्षण प्राप्त है पूरा समाजवादी पार्टी का। हालांकि हम लोग भी सपा से ही टिकट मांग रहे थे। हमारी भाभी ने सपा ज्वाइन किया था 2022 में। ज्वाइन करने के 3 महीने बाद ही उसने हमारे बड़े भाई की हत्या कर दी, और हत्या का कारण सिर्फ इतना था। नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और आदि टीवी के अनकट अनादि में आपका स्वागत है। और आज बात बहुत गंभीर है। कहते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, और इन तीनों पर बहुत भरोसा देश के नागरिक करते हैं। कार्यपालिका काम करती है, विधायिका कानून बनाती है और उन कानूनों के तहत न्यायालय में न्याय होता है। लेकिन उन्हीं न्यायालयों में से कभी कभी कोई ऐसा न्याय या ऐसा आदेश पारित हो जाता है जो एक मुश्किल का सबब बन जाता है, और तब आदमी जाता है चौथे स्तंभ के पास, और वो होती है मीडिया, प्रेस, पत्रकारिता। कुछ ऐसी कहानी बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर के इन लोगों की है। ये जो हमारे साथ मौजूद हैं, अफरोज अहमद रिंकू, कहकशां फिरोज और अदनान फिरोज। क्या है इनका मसला, इन्हीं से जानते हैं। बताओ अफरोज, क्या है जो लेकर आए हो चौथे स्तंभ के पास? मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमारी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। अभी हाल ही में इन अपराधियों ने रिजवान जहीर, रमीज नेमत और जेबा रिजवान, ये तीनों सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा आदेश कराने में सफल रहते हैं कि जो कहीं ना कहीं तथ्यों को छुपाया गया, सही तथ्यों को छुपा के एक ऐसा आदेश लाने में सफल रहे जो कि यूपी पुलिस उनके खिलाफ कोई फ्रेश एफआईआर नहीं लिख सकती। अब आप जान लीजिए कि इस कंडीशन में मेरे परिवार के ऊपर क्या बीत सकती है और हमें न्याय की उम्मीद कैसे हो सकती है जब सुप्रीम कोर्ट से ही ये ऐसे अपराधी इस तरह का आदेश पाने में सफल रहेंगे अपने धन बल और बाहुबल के भरोसे। तो हम लोग तो बहुत छोटे हैं, हमें न्याय कहाँ मिलेगा? आप जानते ही हैं कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, 3 ही कोर्ट हैं ऐसे। लोग लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास भागते हैं कि वहाँ से न्याय तो जरूर मिलेगा। लेकिन आज की स्थिति यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं अंधेरे में रख के और ऐसा आदेश ये लाने में सफल रहे कि ये तीनों माफिया यूपी में, क्या बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में खुलेआम घूम रहे हैं, रील बनवा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब सरकार की कोई इनके ऊपर कोई डर नहीं है। ये जान रहे हैं कि यूपी पुलिस हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, इसीलिए ये खुलेआम घूम रहे हैं। अदालतों में पहले कभी ये नहीं जाते थे, अब हर डेट पे ये जाने लगे हैं, वहाँ आदमियों को इकट्ठा करते हैं। और आपको मैं बता दूं भाई साहब कि ये 4 जनवरी को जब से रिजवान छूट गया जेल से, तब से ये कंडीशन है। आप पता कर लीजिए बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में जितने इसके गुर्गे छुपे बैठे थे वो सब सक्रिय हो गए और तरह तरह के बातें करने लगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट माध्यम से हम लोगों को। हमारा भतीजा है अदनान, उसको धमकियां मिलने लगी कि कब तक लड़ोगे, कब तक योगी सरकार तुम्हें बचाएगी। तो इस तरह का हमें थ्रेट्स हो रहा। अफरोज, रिजवान जहीर सांसद थे, सांसद है नहीं, तो आपको क्या लगता है कि जो व्यक्ति सांसद था अब सांसद नहीं है, वो भी इतना खतरनाक हो सकता है कि आपको अपनी जान का खतरा लग रहा है उससे? भाई साहब, आप कह रहे हैं सांसद थे, सांसद रहते हुए उतने कितनी अकूत संपत्ति इकट्ठा की। आप जाके तुलसीपुर तो जरा आप देखिए, बड़ी कोठियां, शायद जिले में कोई कोठी नहीं होगी। उसके बाप दादा की कमाई थोड़ी थी। सांसद बनने के बाद उसने भ्रष्टाचार करके और कई ऐसे नेपाल बॉर्डर करीब में है, तस्करी करके इस तरह का अकूत संपत्ति इकट्ठा किया कि आज भी उसी के भरोसे न्यायालय से ये आर्डर लाने में सफल रहा, बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी करके। आपने देखा ही, मैंने आपको आदेश भी दिया कि इस तरह का आदेश हमें लग रहा है कि मेरी उम्र 40 साल है, इस तरह का इससे पहले आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं किया था कि अपराधियों को बचाने के लिए इस तरह का आदेश हो जाए कि पुलिस के हाथ बन जाएं, पुलिस कोई कार्रवाई ना कर पाए, तब तो हम जैसे पीड़ित मार दिए जाएंगे। ये आदेश की कॉपी है, ये भी हम चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन दर्शकों को दिखाएं। ये वो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का जिसको लेकर ये बात कर रहे हैं, और इस आदेश में इसके दूसरे पेज पर, इस आदेश के दूसरे पेज पर यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और यही चीज़ जिसको मैं पढ़ता जाऊँगा, कैमरामैन हमें दिखाएंगे। इसमें लिखा हुआ मीन वाइल ऑन एंड नो फ्रेश FIR will be registered against the husband of the petitioner
रिजवान जहीर खान विदाउट प्रियर परमिशन ऑफ दिस कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि रिजवान जहीर के खिलाफ कोई नई एफआईआर, कोई फ्रेश एफआईआर, कोई नया मुकदमा बिना सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से लिखा ही नहीं जा सकता। और उसी के बाद ये रोने धोने की स्थिति इनकी आ गई। कहकशां जी, कहकशां फिरोज, आप नगर पंचायत अध्यक्ष हो तुलसीपुर की, और बावजूद उसके इतना परेशान हो। जी, यहाँ से निकलने में भी डर लगता है। और क्या टाइम था जब मेरे पति की हत्या की, 10 भी नहीं बजे थे, उनकी हत्या कर दी गई थी रात के 10 बजे। तो यहाँ से निकलने आने में डर लग रहा था, जाने में भी डर लग रहा है कि जाएंगे कभी कहीं से मार ना दे रिजवान जहीर। इतना डर लग रहा है। और ये बेटा ये तब तो छोटा था, अब बड़ा हो गया। मैं घर के पास, जब मेरे पति की हत्या कर सकते हैं उन्हीं के घर के पास, तो आप बताइए हमें यहाँ आए हुए हैं तो यहाँ डर नहीं लगेगा कि हम मार दिया जाए? हमें डर लगा रहता है, अपने बेटे का, अपने देवर का डर लगा रहता है। तो हमें ये नहीं, इसी मारे हम आने में उनसे चाह रहे थे कि हमें सुरक्षा दी जाए। 2 दफ़े मिले हैं योगी जी से, सुरक्षा मांगने के लिए गए हैं हम। क्या कहा योगी जी ने आपको? आश्वासन दिया उन्होंने। अदनान, कहने सुनने को तो बहुत कुछ है, लेकिन फिरोज पप्पू जिनके आप बेटे हैं, जो चेयरमैन थे पूर्व में तुलसीपुर के, वो नहीं रहे दुनिया में, हत्या हुई उनकी। हत्या हुई ये तो सब जानते हैं। आरोपी के खिलाफ आरोप साबित होगा या नहीं, ये तो कोर्ट का काम है। लेकिन आज आप क्या कहना चाहोगे? जो पूरा मसला है जिसको लेके यहाँ आए हो, क्या हुआ था, क्या हो रहा है, और क्या चाहते हो, क्या मांग? जी, 4 जनवरी सन 2022 को हमारे फादर की, फिरोज़ पप्पू, जो पूर्व चेयरमैन थे 2-3 बार से नगर पंचायत तुलसीपुर के इंडिपेंडेंट, उनका मर्डर करा दिया था घर के पास ही। इसमें मुख्य आरोपी रिजवान जहीर, पूर्व सांसद, उनकी बेटी जेबा रिजवान और दामाद रमीज नेमत षड्यंत्रकारी थे। उनके 3 गुर्गे शकील, महफूज और महराज, ये गिरफ्तार होकर गए और 2-2.5 साल ट्रायल चला हमारा। इस बीच में इनके द्वारा गवाहों को डराने धमकाने का प्रयास किया गया, पर लोकल पुलिस प्रशासन के सहयोग से सारे गवाह हो गए। अब बहस के टाइम पे अभी कुछ दिन पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रमीज नेमत और रिजवान जहीर ने ये फैसला करा लिया है कि इनके खिलाफ कोई भी पुलिस कार्रवाई या एफआईआर बिना कोर्ट की इजाज़त के नहीं हो सकती है। तो इसमें कहीं ना कहीं कोर्ट, पुलिस के, लोकल पुलिस के हाथ बंध गए हैं। अब ये स्थिति आ गई कि कल को ये मुझे मार के, या मेरे चाचा या मेरे घर वालों को मार के, या गवाहों को मार के फेंक दें और इनको पुलिस थाने तक में नहीं बैठा सकती है, ये स्थिति आ गई है। तो इसी भय को, इसी डर के वजह से हम लोगों को आज यहाँ आना पड़ा है। अभी कुछ दिन पहले रिजवान की बेल भी हो गई। अभी ये लोग कोर्ट आते हैं, पूरा ग्रुप लेके वहाँ पे बाहुबल दिखाते हैं, अपना गाड़ियाँ आती हैं, वीडियोग्राफी, रील्स बनवाते हैं, फिर उनके समर्थक हमको भेजते हैं उसमें भड़काऊ गाने लगा के कि कब तक खैर मनाओगे, ये सारी चीज़ें करके। और इनके द्वारा अब ये इसी सभी सारी चीज़ों को लेके हम लोग आए हैं आज आप लोगों से वार्ता की, आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं, हम उनके धनबल के आगे, उनके बाहुबल के आगे सुप्रीम कोर्ट में वीक पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा 20 लाख, 25, 30 लाख वाले वकील ऐसे जो भारत के सबसे बड़े बड़े वकील रखे जाते हैं, हमारे पास उतनी संपत्ति नहीं है उनसे लड़ सकें, तो उस द्वारा उनसे ज़्यादा गलत फैसले कराए जा रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही अपील है कि प्रभावी पैरवी के लिए हमें भी बेहतर से बेहतर सरकारी वकील दिया जाए और हमारी सुरक्षा की जाए। और माननीय आप लोग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से फैसले से परिवार को खतरा है, एक गवाहों को खतरा है, आपके एक फैसले से परिवार मार दिया जा सकता है। तो ऐसे फैसले करने से पहले एक बार जो पीड़ित पक्ष है उसकी भी एक बार आप उनका भी ओपिनियन जाने, उनका भी पक्ष जाने और उस फैसले को एक बार क्वेश्चन कर दिया जाए। हमारी यही मांग है। आप कहकशां जी, आप क्या कहना चाहोगे सुप्रीम कोर्ट से, और क्या कहना चाहोगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? कड़ी से कड़ी सजा उनको मिले और हमें सुरक्षा दी जाए। मिली हो मुख्यमंत्री जी से? जी, मिल चुके हैं। जब मिली हो तब आपने उनसे क्या मांग की? यही न्याय की मांग की है कि न्याय दिया जाए। अफरोज, एक बार फिर से मैं आपके पास आता हूँ। क्या कोई इस प्रकार की घटना आप बयां कर सकते हो जिससे आपको लगता है कि आप लोगों पर खतरा मंडरा रहा है? खतरा, अब मैं तो खैर तुलसीपुर से दिल्ली तक जाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी करने। कई बार ऐसा हुआ, हमारे साथ 1-2 सुरक्षाकर्मी रहते हैं, तो हमारी रेकी की जा रही। कई बार ऐसा हुआ, मैंने लोकल पुलिस को भी अवगत कराया, कई बार ऐसा हुआ, जो शायद मुझे डेट याद नहीं है। और कोई एक समय था, बलरामपुर के कप्तान साहब थे, उन्होंने हमको, अब आप खतरे का अंदाज़ा आप पूछना चाह रहे हैं तो मैं बता दूं, उन्होंने उस समय हमको कहा था कि अफरोज तुम वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनो। अब आप सोच लीजिए कि एक ज़िले का कप्तान कभी मुझसे कहता है
कि तब कितनी थ्रेट्स रही होगी कि शायद कप्तान को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि कितने बड़े माफिया हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है? मर्डर हो सकता है भाई। वो आदमी इतना खूंखार आदमी है कि वो कम से कम 7 हत्याएं अपने घर परिवार की कराया उसने। मैं नाम शायद मुझे याद ना आए जल्दी में, तो 7 हत्याएं उसने अपने चचेरे भाइयों की, अपने साथ रहने वालों की, सिर्फ राजनीतिक वर्चस्व बचाने के लिए कि ये मेरे सामने खड़े ना हो। ऐसे तो घर की 7 हत्याएं उसने करी हैं। तो आप कह रहे हैं क्या हो जाएगा मुझे, मेरी हत्या करने में उसको? जब पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या उनके दरवाजे के 30 मीटर दूर पे की जा सकती है, तो मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं, उसके सामने लड़ रहा हूं। वो तो ये जान रहा है कि हमारे राजनीतिक कैरियर में रोड़ा यही है, हमारे जो भी चीज़ें हो रही इसकी वजह से हो रही हैं, तो हमें या हमारे भतीजे को वो कभी भी कुछ भी करवा सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वो तो माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, चौराहे पर यमराज खड़ा कर देंगे, और कार्रवाइयां हुई भी है। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इसी क्रम में कहना चाहूँगा कि जो आपकी जीरो टॉलरेंस नीति है वो बहुत अच्छा आपने काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार, जो अब तक का उन्होंने हमारा सहायता करी, मदद करी न्याय दिलाने में। हम ये चाहते हैं, ये इतना सब कुछ होने के बावजूद रिजवान जैसा माफिया क्यों बचा घूम रहा है खुलेआम? ये प्रशासन को एक बार पुनः सोचना पड़ेगा कि रमीज जैसा माफिया, रिजवान जैसा माफिया खुलेआम बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में अपना वर्चस्व बनाने पे लग गए। 4 तारीख के छूटने के बाद वो आता है अपने काफिले के साथ और अपने गुर्गों के साथ वो रील्स बनवाता है। मतलब ये भी तो जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत ही आता है। ऐसा क्यों? उसके खिलाफ भी एक बार पुनः हम चाह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट का ध्यान आए उस पर, और ऐसे माफियाओं को जरा सा अगर समय मिला तो ये फिर से खड़े हो जाएंगे और हमारी लड़ाई, हमारा न्याय नहीं मिल पाएगा हमें। अदनान, कितने बड़े थे आप जब आपके पिता की हत्या हुई, याद है कुछ आपको? 20 साल का था। क्या, कैसे, क्या उनका मर्डर हुआ था, क्या कुछ? मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई चल रही थी, मैं दिल्ली में रहता था, और मेरी एक छोटी बहन है जो उस टाइम पे 16 साल की थी, और हम लोग दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे। यहाँ पे हमारी मदर और फादर और चाचा की फैमिली रहती थी। तो रात के टाइम फ़ोन आया हमें, हमारी मदर ने ही फ़ोन किया और पता है कि पापा को किसी ने उस टाइम पे समझ नहीं आया था, कहा कि गोली मार दी है। तो हम लोग को जब पता चला तो हम लोग वहाँ से रातों रात गाड़ी से निकले, और जब यहाँ आए तो हमने देखा हमारे फादर का ये हिस्सा 1 इंच अंदर दबा हुआ था, और गले पे तीन मार्क थे, एक करास और ये बीच में 3 जहाँ गला रहता हुआ था। और यहाँ पे जो हड्डी मसाला पोस्टमार्टम के बाद घाव भर देते हैं, बट नहलाते टाइम पे वो धुल गया था। यहाँ की हड्डी आप ऐसी थी, इतना मोटा घाव था कि आप उंगली से टच करेंगे। यानी बहुत नृशंस तरीके से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से 11 मार्क थे उनके फेस और नेक पे, सिर्फ इतनी एरिया में 11 इंजरी मार्क्स थे उनके। कहकशां जी इतना मारा गया था, उनको इतना मारा गया था कि बाथरूम तक उन्होंने कर दिया था। हम अपना आंखों से देखा, इतना मारा गया था। फिर दोबारा पलट के फिर आए, फिर देखें कि जिंदा है कि मरा, फिर देखें, फिर लाती लाते से मारा। मैं आपको बता दूं, हमारी मदर खुद हमारे फादर को, चाचा और मदर ने उनकी डेड बॉडी को गाड़ी में रखवाया था। उस टाइम पे रात के 10:30-11 बज रहे थे, और जनवरी का टाइम था, ठंड बहुत थी। मेरी माँ ने अपने हाथों से अपने शौहर के बॉडी को गाड़ी में रखवाया था। पूरे खून से लथपथ थे उस टाइम पे। घर पे छोटे बच्चे, चाचा के बच्चे, उनके लिए चॉकलेट लेके आए थे, चॉकलेट वही खून में सना पड़ा हुआ था। इस बेरहमी से हत्या करी कि क्या जुर्म था हमारे फादर का? उन्होंने तो कभी किसी का मारपीट नहीं किया। जैसे कसाई को नहीं कसाई जो नहीं मारता है, ऐसे कसाई कितना मारा गया था। बहुत बुरा तरीके से खून पूरा निकला हुआ था। देख के हम तो बेहोश हो गए थे वहीं पे। जो आंसू हैं इनके हम रोक नहीं सकते, हम रिपोर्टर हैं, रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। और ये वही तुलसीपुर है जहाँ देवीपाटन मंदिर है, जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। उसी तुलसीपुर नगर पंचायत की चेयरमैन है कहकशां फिरोज, और इनका ये बेटा है अदनान फिरोज, और यह है इनके देवर अफरोज अहमद रिंकू। न्याय तो न्यायालय ही करेगा, लेकिन मसला अगर होगा तो रिपोर्ट हम पेश करेंगे। नमस्कार।